स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने काव्य शास्त्र की जो एक यूनिट है जिसको ज्यादातर बच्चे मुश्किल तरीन यूनिट मानते हैं, हार्ड यूनिटों में से एक यूनिट मानी जाती है, तो इस यूनिट को आसान बनाने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए यहां एक शुरुआत की गई है, जिसमें हमने पिछली क्लास में बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू किया है, जिसको हमने भूमिका जाना था, है ना। मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे पुराने हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने इस क्लास की जो भूमिका है पिछली क्लास में उसको देख लिया होगा, तभी यहां आए होंगे। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि बेसिक यानी कि भूमिका बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस की है और पूरी यूनिट में कोई भी चीज अगर हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी हम जानना चाहते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड यानी कि उसकी भूमिका हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो पिछली क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे काव्य लक्षण को, थोड़ा सा जानेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। कल हमने पढ़ा था, यहां देखो बच्चा जरा थोड़ा सा इसमें, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से जरा। तो कल हमने यहां जाना था जो काव्य शास्त्र है उसकी भूमिका क्या है ना, कहां से उसको शुरू किया गया, शुरुआती आचार्य कौन थे, भरत मुनि थे। कौन थे बच्चा, कौन थे, भरत मुनि थे। इनका समय क्या था, दूसरी शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, तीसरी शताब्दी, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रसिद्ध आचार्य आते हैं, भामा आते हैं, है ना। एक अलंकारवादी आचार्य हैं भरत मुनि, रसवादी आचार्य हैं। इनका समय छठी शताब्दी है। कितना, छठी शताब्दी है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको माना है 7वीं शताब्दी में। तो इस तरह की चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्या बच्चा, बढ़ते हुए चलेंगे, हम उसमें जानेंगे कि क्या हम इसकी भूमिका जो पढ़े थे, है ना, उससे आगे हमारा आता है काव्य लक्षण। तो काव्य लक्षण आता है, काव्य लक्षण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चा, काव्य लक्षण को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। एक क्लास तुम्हें बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगी, एक के एक बाद क्लास जो आती रहेंगी बिल्कुल सीक्वेंस में, है ना। फर्स्ट पेपर डेली चल रहा है, डेली क्लासें होंगी इसकी। सेकंड पेपर के लिए टाइम फिक्स कर लेंगे, अभी सैटरडे संडे तो है ही, है ना। एक क्लास कल हुई है, एक क्लास आज संडे में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्लासें लेते रहेंगे, बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। साथ तुम्हारा कितना चाहिए, बस इतना साथ चाहिए कि इस क्लास को अंत तक अटेंड करना है पूरी ईमानदारी से और नोट्स बनाते हुए रहना है और उसके साथ साथ सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है बच्चा। कर लोगे इतना, बोलो आगे चलें आगे। यहां से हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, काव्य लक्षण। काव्य लक्षण असल में हम जो पढ़ते हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, है ना। कल की क्लास में हमने जाना था बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद में चीजों को पढ़ते हुए चले थे। जैसे कि जो भी चीजें शुरुआत में लिखा जा रहा था, है ना, जो भी कुछ लिखा जा रहा था उसको क्या कहा गया था, वाङ्मय कहा गया था। क्या कहा गया था, वाङ्मय। और वाङ्मय के भी दो भेद थे, एक शास्त्र और एक काव्य, है ना। शास्त्र और काव्य दोनों के अंदर अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जब शास्त्र और काव्य दोनों चीज लिखी जा रही हैं और दोनों को हम वाङ्मय बोल रहे हैं, है ना। क्या बच्चा क्या बोल रहे थे, वाङ्मय। देखो यहां मैं लिख रहा हूं वाङ्मय, ये शब्द निकल कर आता था। और जब ये शब्द आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि शास्त्र क्या है और काव्य क्या है, क्योंकि लिखा तो दोनों ही जा रहा है, शास्त्र भी लिखा जा रहा है और काव्य भी लिखा जा रहा है। तो एक चीज बताई थी मैंने, शास्त्र और काव्य के बीच का जो अंतर है वो क्या है, बड़ा अंतर भाषा का है। भाषा का है। शास्त्र की भाषा होती है ऋजु यानी कि सीधी, और काव्य की भाषा होती है वक्र यानी कि घुमावदार या गोल या तिरछी,
ठीक है, तो ये सब किसने बताया है? ये आचार्य भामा ने बताया है। किसने बताया बच्चा? आचार्य भामा ने। तो शुरुआत करेंगे हम यहां से आचार्य भामा से ही। शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य भामा कहते हैं जो काव्य लक्षण है ना, काव्य लक्षण है। काव्य लक्षण मतलब कविता क्या है? तो कविता क्या है? भामा आते हैं, भामा बताते हैं काव्य लक्षण के बारे में। का शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या बच्चा? शब्दार्थो सहितो काव्यम। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले भरत मुनि थे। भरत मुनि ने सिर्फ नाट्य शास्त्र में क्रिया को महत्ता दी है, प्रधानता दी है ना, क्रिया को महत्ता दी है, प्रधानता दी है। तो क्या कहते हैं आचार्य भरत मुनि? कहते हैं अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम यानी कि अर्थ और क्रिया के साथ में मिलकर काव्य होता है। अर्थ और क्रिया के साथ में, यानी कि अर्थ क्रियोपेतम, क्रिया मतलब एक्ट यानी कि अभिनय। जो हम रंगमंच पर एक्टिंग की जाती है, जो नाटक होते हैं रंगमंच पर, उसमें जो अभिनय किया जाता है ना, उसमें जो अभिनय किया जाता है, जो नट या फिर जो अभिनेता, नट या अभिनेता जो उसका अभिनय करता है, अनुकरण करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? नट कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। और जो वो एक्टिंग करता है, जो क्रिया करता है, उस क्रिया के साथ साथ जो उसका अर्थ समझा जाता है, उस अर्थ और उसकी क्रिया के साथ में मिलकर एक काव्य होता है। ये किसने कहा है? अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भरत मुनि के बाद में आचार्य भामा से, है ना, आचार्य भामा से, है ना, आचार्य भामा से। आचार्य भामा ने ही कविता को या काव्य को नाटक से, है ना, नाटक से या नाटक की क्रिया से स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र करके परिभाषा दी है। क्या? स्वतंत्र करके परिभाषा दी है। या एक क्वेश्चन तुमसे बन सकता है कि स्वतंत्र रूप से कविता को परिभाषित करने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य भामा होंगे। और इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? काव्य अलंकार है। क्या है बच्चा? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार है। ठीक है, काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार के अंदर ही कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। इन्होंने बताया है कि शब्द और अर्थ, क्या? शब्द और अर्थ के सहित काव्य है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये होता है। अब यहां जो काव्यम कहा है ना, काव्यम, काव्यम उस समय में, प्राचीन समय में काव्य के अंदर ही गद्य और पद्य दोनों आते थे। वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में इसको साहित्य शास्त्र कहा जाता है। साहित्य शास्त्र कहा जाता है, काव्य शास्त्र नहीं कहते हैं, साहित्य शास्त्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया, पहला साहित्य शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य कौन थे? कल मैंने बताया था भर्तृहरि थे। ठीक है, संपूर्ण काव्य को साहित्य विधा कहने वाले पहले आचार्य कौन थे? राजशेखर थे। काव्य शास्त्र नाम देने वाले पहले आचार्य कौन थे? भोज थे। ये सब क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस हुए हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में कल की क्लास हुई है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को कंप्लीट कोर्स यहां मिलेगा, डिटेल में कंटेंट मिलेगा। बस आपसे इतनी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चा, तो यहां बात करते हैं हम काव्यम। तो यहां जो काव्यम है ना, यहां गद्य और पद्य दोनों है। आज जो समय है, आज काव्य की जगह साहित्य का यूज होता है, साहित्य शब्द को लिया जाता है। और साहित्य शब्द के अंदर ही काव्य एक भाग आता है ना। जो काव्य है, जो पूरी संपूर्ण एक विधा थी, संपूर्ण काव्य था, वो काव्य आज साहित्य के अंदर आता है, साहित्य के अंदर आता है। गद्य अलग है और पद्य अलग है, और पद्य को ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। पद्य को ही आज के समय में काव्य कहा जाता है। गद्य अलग हो गया, पद्य और काव्य एक अलग हो गए। ठीक है, ये क्यों हुए हैं? पिछली क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी। ये चीज मैं जो लिख करके लाया हूं ना, है ना, यहां जो मैं लिख करके लाया हूं, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नोट्स बनाने में दिक्कत होती है।
ठीक है, मेरा तरीका यह है नोट्स बनाने का, और तुम्हारा जो बेहतर तरीका हो उसमें नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने का कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है कि हाँ भाई इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह से तुम्हारे समझ में आए उस तरह से तुम लिख सकते हो। मैंने यहां एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें दिखा दिया है। नोट्स का बिल्कुल हूबहू फोटो खींच कर लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, जो कि बच्चे परेशान रहते हैं, खासकर हिंदी साहित्य वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किताबें होनी जरूरी है। आगे चलते हैं, यहां बात करते हैं कि आधुनिक समय में काव्य को साहित्य कहा जाने लगा। ये वही बात जो मैंने अभी समझा दी थी, और काव्य पद्य को कहा जाने लगा। ठीक है, अब उसके बाद में आधुनिक समय में जहां काव्य होगा वहां हम पद्य ही समझ लेते हैं, है ना। आज क्या होता है, जहां काव्य लिखा गया है ना, यहां काव्य लिखा गया तो यहां हम समझ लेंगे कि यह चीज पद्य है, यानी कि कविता है तो पद्य है, काव्य है, कविता है, पद्य है, ये सब चीज एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, गद्य अलग रह गया। लेकिन प्राचीन समय में, भामा के समय में, जब इन्होंने शब्दार्थों सहित तो काव्यम कहा था, उस समय में काव्यम जो है, काव्यम के अंदर ही गद्य और पद्य दोनों थे। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं भारतीय या प्राचीन काव्य शास्त्र, तो वहां पर हमें काव्य का अर्थ पद्य और गद्य यानी कि साहित्य दोनों से लेना होता है। यानी कि यहां गद्य और पद्य दोनों से हमें लेना होगा। क्या? शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, शब्द और अर्थ के साथ काव्य होता है। ठीक है, आगे चलें, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ अगर हो तो कमेंट करके जरूर बताओ जरा। अब इसके बाद में हम यहां देखते हैं थोड़ी सी चीजें और। ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, वर्तमान में काव्य को साहित्य कहा जाने लगा, इसलिए एनटीए ने भी काव्य शास्त्र के स्थान पर साहित्य शास्त्र नाम दिया है। जब तुम सिलेबस देखोगे ना एनटीए का, है ना, एनटीए नेट जेआरएफ का अगर तुम सिलेबस देखोगे तो उसमें यूनिट 3 को हमारे काव्य शास्त्र नहीं साहित्य शास्त्र बोला गया है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं, साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भर्तृहरि ने दिया है, लेकिन संपूर्ण काव्य को साहित्य विधा कहने वाले राजशेखर 10वीं शताब्दी में हुए हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि राजशेखर का समय क्या है, किस किस बच्चे ने कमेंट करके बताया है, जल्दी बताओ जरा। ठीक है, और यहीं से काव्य को साहित्य कहने लगे। ठीक, समझ में आ गई बात? बोलो आगे चलें। यहां देखो कुछ फैक्ट्स वाली चीजें हैं, यहां कुछ फैक्ट वाली चीजें हैं जो कि हमें रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। एक चीज और ध्यान रखना कि जो साहित्य या साहित्य शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र की जो ये यूनिट है ना, इसमें तुम्हें समझना भी इतना ही पड़ेगा और चीजों को रटना भी इतना ही पड़ेगा। अभी जब तक तुम पढ़ रहे हो काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये चीजें टोटली रटने वाली चीजें हैं। इसके बाद में जब हम चलेंगे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति या गुण संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, काव्य के 6 संप्रदाय होते हैं जो मैंने अभी ये नाम लिए हैं। ठीक है, जब हम इनको पढ़ेंगे, रस संप्रदाय को पढ़ेंगे, उसके अंदर तुम्हें समझना पड़ेगा कंटेंट को, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, कैसे कैसे विभाव आता है, कैसे कैसे स्थायी भाव आता है, कैसे कैसे स्थायी भाव जागृत होता है, किस अवस्था में पहुंच करके स्थायी भाव स्थायित्व होता है, किस अवस्था में स्थायी भाव पहुंच करके रस कहलाता है। तो ये सब समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। यहां चीजें शुरुआती चीजें हैं, रटने से काम चल जाएगा और इनको रटा ही जाता है। जैसे यहां देखो, काव्य लक्षण की स्वतंत्र स्थिति बताते हुए सबसे पहले हम आचार्य भामा को पढ़ते हैं, लेकिन सामने तो काव्य शास्त्र में भरत मुनि पहले आते हैं। हम जो पढ़ते हैं काव्य लक्षण की स्वतंत्र स्थिति बताने वाले, काव्य लक्षण की स्वतंत्र स्थिति बताने वाले, यानी कि काव्य की परिभाषा स्वतंत्र रूप से बताने वाले जो सबसे पहले आचार्य हमारे सामने आते हैं, वो कौन है? किसको पढ़ते हैं हम? भामा को पढ़ते हैं। लेकिन आते कौन है सामने? बेसिकली सामने कौन आते हैं सबसे पहले? भरत मुनि आते हैं। भरत मुनि
सामने आते हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से तुमसे पूछे तो भामा को हम पढ़ते हैं। उन्होंने क्रिया से, नाटक से काव्य को स्वतंत्र करके लिखा है ना। भरत मुनि ने बद्ध किया है नाटक में, काव्य को क्रिया में बद्ध किया है। लेकिन जब भामा आते हैं, भामा शब्द और अर्थ के साथ बताते हैं, है ना, शब्द और अर्थ के साथ बताते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि अर्थ और शब्द यानी कि क्रिया होती है या एक्टिंग होती है, अभिनय होता है, उसके साथ में अर्थ मिलकर के काव्य बनता है। लेकिन भामा आते हैं, भामा कहते हैं कि अर्थ तो है, ठीक है, अर्थ तो मिलेगा ही, एक्टिंग करोगे, अर्थ जोड़ोगे, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में जब हम आगे चलते हैं तो भामा कहते हैं कि क्रिया की जरूरत नहीं है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है, हमेशा आवश्यकता नहीं पड़ती क्रिया की। वहां हम क्रिया की जगह शब्द का यूज कर सकते हैं और शब्द के साथ में, अर्थ के साथ में मिल करके ही काव्य बन सकता है या फिर बनता है। तो स्वतंत्र क्या है, क्रिया से स्वतंत्र क्या है काव्य को, भामा ने शब्दार्थो सहितो काव्यम कहा है। ठीक है बच्चा, आगे चले। शुरुआत में भरत के समय लिखने का प्रचलन नहीं था, ये वाली वही बात है जो मैंने कल की क्लास में डिस्कस की थी, और लिखी यहां मैंने इसलिए है कि बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, कहां है, प्रचलन नहीं था। अगर लिखा भी तो शिलाओं पर यानी कि पत्थरों पर, ताम्र पत्रों पर, ठीक है, आदि पर। तो भरत के समय काव्य मौखिक रूप से चलता था, जिसको क्रिया का मतलब, क्रिया यानी कि क्रिया का मतलब क्रिया नाटक के साथ आता था। क्रिया का मतलब क्रिया यानी नाटक के साथ आता था। स्वतंत्र कविता का अस्तित्व नहीं था, कविता का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। अगर क्रिया होगी, है ना, क्रिया होगी, क्रिया के साथ में अर्थ मिलेगा तो काव्य बनता था, ठीक है, कविता बनती थी। लेकिन नाटक यानी कि क्रिया से स्वतंत्र करके कविता की परिभाषा देने वाले प्रथम आचार्य भामा ही सामने आते हैं। स्वतंत्र रूप से कविता पर लिखा गया पहला ग्रंथ क्या है, काव्य अलंकार है। ठीक है बच्चा, इन सभी पॉइंटों को लिख लेना और याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां जैसे कि देखो, ये भरत मुनि की है, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, यानी कि अर्थ और क्रिया के साथ में काव्य होता है, अर्थ और क्रिया के साथ में काव्य होता है। भामा की ये है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के साथ में काव्य होता है। ठीक है, यहां जो भरत मुनि है वो कहते हैं अर्थ और क्रिया को यानी कि एक्टिंग को, अभिनय को, और भामा कहते हैं अर्थ और शब्द के साथ में काव्य होता है। ठीक है, और भामा और भरत मुनि के बीच क्रिया और शब्द का अंतर है। अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भामा और भरत मुनि और भामा दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में क्रिया और शब्द का अंतर है। क्रिया के बिना शब्द और अर्थ से भी कविता बन सकती है, क्रिया के बिना शब्द और अर्थ से भी क्रिया बन सकती है। कौन कहता है, भामा कहते हैं क्रिया के बिना शब्द और अर्थ से भी कविता बन सकती है। ठीक है, चलें आगे। यहां ये वाली जो चीज थी, एक एक्सप्लेनेशन थी जो कल समझाई थी कि सबसे पहले क्या आता है, वांग्मय आता है बच्चा, है ना, वांग्मय आता है। वांग्मय के शास्त्र और काव्य दिख रहा है ना, शास्त्र और काव्य दो भेद होते हैं। शास्त्र में आता है विज्ञान, दर्शन, भूगोल, इतिहास आदि ये सब आते हैं, और काव्य के अंदर गद्य और पद्य दोनों आते हैं। ठीक है, काव्य शब्द या शब्द सौंदर्य प्रधान होता है ना, काव्य शब्द या फिर शब्द सौंदर्य प्रधान होता है। काव्य जो होता है शब्द प्रधान होता है या फिर शब्द सौंदर्य प्रधान होता है। इस चीज को लिख लेना, किसने कहा है ये कमेंट करके बताओगे। चलो मैं बता दे रहा हूं, भामा ने कहा है। अब बोलोगे वरना सर को होमवर्क देते रहते हैं, पढ़ाते उड़ाते कुछ नहीं है, होमवर्क देते रहते हैं। तो चलो मैं खुद ही बता देता हूं कि भामा ने, ठीक है। तो यहां एक चीज देख लेना, इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है, दोनों का अंतर क्या है, भाषा का अंतर है दोनों के बीच में, काव्य और शास्त्र के अंतर। ठीक है, शास्त्र की जो भाषा होगी वो सीधी होगी, रिजु होगी, और पद्य गद्य दोनों की काव्य की भाषा जो होगी वो वक्र होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, घुमावदार होगी। ठीक है, घुमावदार कैसी, जैसे कि ऐसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे, और शास्त्र की भाषा सीधी होगी। ठीक है, अब यहां
जो भाषा है या फिर जो शास्त्र है, शास्त्र होता है स्वभावोक्ति, नेचुरल, स्वभाव प्लस उक्ति, है ना। और जो इसकी जो काव्य है, काव्य की भाषा होती है वक्रोक्ति, वक्र होती है और उक्ति। वक्र उक्ति मतलब बात, उक्ति मतलब बातचीत, है ना। उक्ति मतलब बातचीत, वक्र उक्ति यानी कि घुमावदार बातचीत या फिर घुमावदार बोलचाल, है ना। और यहां क्या है, स्वभावोक्ति, स्वभाव यानी कि नेचुरल यानी कि सीधी है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ प्रधान है। और ये क्या है, मतलब जो शास्त्र है, शास्त्र होता है अर्थ प्रधान, शास्त्र अर्थ प्रधान होता है, लेकिन जो काव्य है वो होता है हमारा काव्य मतलब शब्द प्रधान या फिर शब्द सौंदर्य प्रधान। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं चलो। तो ये चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं, इनको रट लेना, ठीक है। जब हम आगे शुरू करेंगे ना रस संप्रदाय, है ना, रस संप्रदाय को शुरू करेंगे, अलंकार संप्रदाय को, उसको हम बहुत अच्छे से, बहुत तल्लीनता के साथ में धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब यहां से आते हैं हम काव्य लक्षण पर। अब तक भी जो थी वो भूमिका ही थी, अब तक भी भूमिका थी। काव्य लक्षण में हम परिभाषाओं को देखेंगे और उनको रटेंगे, ठीक है। अब जैसे काव्य लक्षण यानी कि कविता क्या है, ठीक, कविता क्या है, सामान्य परिचय देते हैं, कौन देते हैं, तारकनाथ वाली, ठीक है, तारकनाथ वाली, भारतीय काव्य शास्त्र तारकनाथ वाली, इनकी किताब जरूर ले लेना, एक निशा अग्रवाल की किताब ले लेना, ठीक है। तो इन्होंने सामान्य लक्षण यानी कि कविता के जो लक्षण होते हैं, जो परिभाषा है, सामान्य परिभाषा की कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे कि सामान्य में एक आता है, इन्होंने कहा है कि एक अच्छा काव्य संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए मतलब छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं कहनी चाहिए, कम शब्दों में कविता को लिखना चाहिए, है ना। कम शब्दों में कविता को लिखोगे तो अच्छी कविता बनेगी, ठीक है। उसका अर्थ विस्तार होना चाहिए, शब्द कम हो, अर्थ विस्तार हो, अर्थ बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज है पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कम नहीं हो, मतलब पारिभाषिक प्रयोग का नहीं होना चाहिए, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द जैसे मतलब ऐसे शब्द, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी अवधारणा को प्रयुक्त करता हो, है ना, अवधारणा को परिवर्तित करता हो, शो करता हो या प्रदर्शित करता हो, ठीक है। ऐसा शब्द जो किसी अवधारणा को या फिर विचारधारा को प्रदर्शित करता हो, ठीक है। क्योंकि परिभाषिक शब्द होंगे, अगर कविता में परिभाषिक शब्द होंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे नुकसान यह होगा कि पहले तुम उस परिभाषिक शब्द की परिभाषा ढूंढोगे, उसके बारे में जानोगे, उसका अर्थ जानोगे, फिर कविता का अर्थ जानोगे, तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल चीज हो जाएगी और उससे अर्थ भी अच्छा नहीं निकल पाएगा कविता का। जैसे एक लाइन आती है, एक लाइन में लिखता हूं, देखो यहां, चलो मैं लिखने में बोल रहा हूं। एक लाइन है कि गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि गरीबों का हक मारा जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। एक बात हो गई ये, है ना, एक बात तो हो गई है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है, एक सीधी बात हो गई, है ना, इसमें कोई भी परिभाषिक शब्द नहीं है। एक दूसरी बात आती है कि सर्वहाराओं के हितों का हनन होता है, सर्वहाराओं के हितों का हनन हो रहा है। अब यहां तुम इसमें इसको कोडिंग करते रहो, डिकोड करते रहोगे, यार सर्वहारा क्या होता है ना, सर्वहारा होता है गरीब, जिसको पता होगा ठीक है कि सर्वहारा होता है गरीब, और उसके हित क्या होते हैं, हित होते हैं अधिकार। अब पता भी नहीं, किसी को नहीं पता होगा भाई, है हनन। अब हनन क्या होता है, तो ये क्या है, ऐसे शब्द का यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए। या फिर एक उदाहरण और मैं देता हूं, जैसे कि मान लो जैसे कि राहुल और राजू, है ना, मान लो दो नाम है, राहुल है राजू है, ठीक है। राहुल राजू के, है ना, राहुल राजू के क्रोध का, राहुल राजू के क्रोध का क्या है, क्रोध का, यानी कि राहुल राजू के क्रोध का विभाव है, राहुल राजू के क्रोध का विभाव है, ठीक है। एक बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात होती है
कि राहुल के कृत्यों यानी कि राहुल के कार्यों या जो उसके हरकतें हैं, राहुल की हरकतों के देख करके राजू को गुस्सा आता है। तो कौन सी सीधी बात है, कौन सी ज्यादा समझ में आ रही है तुम्हारी? है तो बात कौन सी ज्यादा समझ में आ रही है कि गरीबों के हक मारे जा रहे हैं, गरीबों के हक मारे जा रहे हैं, या फिर सर्वहाराओं के हितों का हनन हो रहा है? तो पहली वाली बात ज्यादा समझ में आ रही है ना, क्योंकि उसमें कोई परिभाषिक शब्द नहीं है। इसी तरह से तीसरी चीज आती है कि निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। निषेधात्मक मतलब गाली गलौज या फिर ऐसे कोई शब्द, ऐसे शब्द जो किसी एक समुदाय, किसी एक व्यक्ति, है ना, किसी एक व्यक्ति किसी को भी, किसी के मतलब किसी के भावों को क्या करता हो, ठेस पहुंचाता हो, आस्था को ठेस पहुंचाता हो, किसी की पर्सनल चीज को ठेस पहुंचाता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, निषेधात्मक शब्द होते हैं। ठीक है बच्चा, यहां से बात समझ में आ गई। ये किसने कहा है? ये तारकनाथ बाली ने बताई है। क्या? तारकनाथ बाली ने। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं जो काव्य लक्षण है, जो परिभाषाएं हैं, इनको रटना पड़ेगा तुम्हें, बार बार रटना पड़ेगा। एग्जाम तक हो सकता है 4 से 5 बार तुम्हें रटना पड़े। जैसे कि अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ये 3 बार तो आज हमने पढ़ ली है। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम किसकी है? अर्थ और क्रिया को मिलाकर के काव्य कौन बताते हैं? भरत मुनि। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य कहलाता है, यानी कि शब्द और अर्थ के साथ जो होगा वो क्या होगा? काव्य होगा, भामा कहते हैं। शरीरम तावदिष्टार्थव्य वच्छिन्न पदावली, शरीरम तावदिष्टार्थव्य वच्छिन्न पदावली। अब यहां इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देख लो। दंडी क्या है? ये आचार्य दंडी, दंडी या फिर डंडी, है ना। दंडी, दंडी मिलता जुलता किससे है? डंडी से, है ना। तो जब कोई चीज याद नहीं होती तुम्हारे, तो टीचर क्या करता है? तुम्हारे हाथों पर डंडी मारता है ना। डंडी कहां मार रहा है? शरीर पर। कहां? शरीर पर। शरीर पर डंडी मारी तो क्या होगा? शरीरम तावदिष्टार्थव्य वच्छिन्न पदावली। तो यहां से शरीर और दंडी, शरीर और डंडी से तुम याद कर सकते हो क्या? दंडी, शरीरम तावदिष्टार्थव्य वच्छिन्न पदावली। ठीक है, अब यहां आते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट, ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। ननु से तुम क्या कर सकते हो? रुद्र, ननु रुद्र, ननु रुद्र। इस तरह से इनको याद करना पड़ेगा। अगर अर्थ समझ के याद कर लो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे विद्वान शायद ही तुम में से 10-5 ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो JRF पार करना है इस टाइम पर। ठीक है, अर्थ विस्तार हम इनको बाद में सीख लेंगे, पहले हम JRF पर पार कर लें। ठीक है, तो इनकी छोटी छोटी ट्रिक बना लो, जैसे कि छोटे छोटे कीवर्ड याद कर लो इसमें से, है ना। तो यहां पर काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थ्य वर्तते आचार्य वामन, है ना। आचार्य वामन, वामन वर्तते, वामन वर्तते, है ना। वासे वामन, वासे वर्तते। इस तरह से याद कर सकते हो इनको, क्योंकि भाई देखो ये बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उन सभी को तुम्हें ट्रिक से याद करना पड़ेगा, ऐसा रट्टा नहीं लगा सकते, है ना। अब यहां चलते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, है ना। कौन कह रहे हैं? ये आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। अब निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृत रसांतितम भोजराज, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः कवापी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मतलब जैसे जो भामा है, भामा कहते हैं अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार के बिना काव्य में सौंदर्यता नहीं आ सकती, अलंकार के बिना काव्य नहीं हो सकता। मम्मट कह रहे हैं, मम्मट कह रहे हैं कि सगुणावलन अनलंकृति ही, अनअलंकृति यानी कि बिना अलंकार के भी क्या हो सकता है? कभी कभी तद दोषो शब्दार्थों, कभी कभी शब्द और अर्थ के साथ, शब्द और अर्थ के साथ अलंकृति ना हो, ना भी हो तो भी काव्य हो जाएगा। अनअलंकृति सगुण है ना, सगुण है ना, सगुण और अनलंकृति यानी कि कभी कभी तद दोषो, कभी कभी शब्दार्थ हो, यानी कि शब्द और अर्थ के साथ अगर गुण मिल जाए, शब्द और अर्थ के साथ गुण मिल जाए और अलंकार ना भी मिले तो भी क्या हो जाएगा? हमारा काव्य हो जाएगा। ठीक है, कविता बन जाएगी, अच्छी कविता बन जाएगी।
तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। ऐसे वाक्य जिनमें रस हो कौन है? काव्य है। गुणवदलंकृतंच काव्यम राजशेखर। ठीक है, अब यहां कुछ नाम और हैं, जैसे कि आधुनिक, ये तो थे संस्कृत आचार्य, यहां आधुनिक हिंदी के कुछ साहित्यकार थे, उन्होंने भी कहा है, जैसे कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब यहां एक नाम और आता है, बहुत ही फेमस नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यहां एक शब्द पकड़ लेना, शब्द विधान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कविता क्या है? कविता शब्द विधान है। क्या है? कविता शब्द विधान है। और इस साधना को, है ना, कविता कहते हैं, और इस साधना को हम भाव योग कहते हैं, और कर्म योग व ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। यहां तक काव्य लक्षण हो गए हैं। यहां से हम काव्य हेतु पढ़ेंगे। काव्य हेतु मतलब काव्य का कारण क्या है, काव्य कैसे, मतलब काव्य लक्षण कविता क्या, काव्य लक्षण कविता क्या है, काव्य हेतु कविता कैसे, काव्य प्रयोजन कविता क्यों, उद्देश्य क्या है। तो कल से हम, कल को जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे काव्य हेतु काव्य प्रयोजन। समझ में आ गई बात? बोलो, आ गई? यहां से एक कुछ परिभाषाएं यहां हैं और वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। वहां परिभाषाओं को, जैसे कि देखो दिया गया है कि शब्द और अर्थ दोनों की फॉलो करते हुए किन किन आचार्यों ने लक्षण दिए हैं, यानी शब्द को फॉलो करके किसने दिए हैं, रस को फॉलो करके किसने दिए हैं, इस तरह से अलग अलग उसको बताया गया है। तो वहां से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, याद ही करना है रस तक। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और जब तक के लिए अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी जुड़ सके। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।